अपना न्यू चैनल क्रिएट किया है आइल्स क्लासेस के रिलेटेड। सो मेरा मेन मोटिव यही है कि लाइक जो कैंडिडेट्स हैं जो विलेज से बिलोंग करते हैं या जिनको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है या फिर कुछ फाइनेंशियल कुछ भी इशू है तो उसकी वजह से वो इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन नहीं कर सकते, राइट। सो ये वीडियोस उन पर्सनस के लिए है सो दैट घर बैठ के ही हम उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकें आइल्स की, या आइल्स के रिलेटेड उनके कुछ भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। सो आज का जो टॉपिक है वो है रीडिंग, आइल्स रीडिंग। सो एज वी ऑल नो कि आइल्स का कोई सिलेबस नहीं होता है, राइट। सो मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ हम 10 बुक्स रीड कर ले, 100 बुक्स रीड कर ले एंड आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइल्स बेसिकली ट्रिक बेस्ड होती है, नॉलेज बेस्ड होती है, राइट। सो ये नहीं है कि कोई मेडिकल का स्टूडेंट है एंड उसको साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, नो। मे बी कोई कॉमर्स का स्टूडेंट हो और उसको साइंस के रिलेटेड टॉपिक आ जाए, ओके। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज कि आपके पास कितनी नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, कितनी देर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो आज की क्लास जो होगी वो रीडिंग पे होगी। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बहुत अच्छे से टॉपिक, रीडिंग का टॉपिक जो है वो समझ आ जाए, सो दैट कि आपके जो भी डाउट्स हैं रीडिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि आज का जो टॉपिक होगा वो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होगा, ओके। सो माई टुडेज टॉपिक इज़ सैलिसिलिक एसिड। सो ये बात आ गई, कुछ स्टूडेंट्स ने सुना होगा सैलिसिलिक एसिड के बारे में, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं सुना होगा, राइट। बट डोंट वरी, आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो आज क्लियर हो जाएंगे। सो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में फर्स्ट हमारा जो मेन रूल क्या है कि आपको हेडिंग्स रीड नहीं करनी है, राइट। आई रिपीट, आपको हेडिंग्स रीड नहीं करनी है। आपको पहले पैसेजेस देखने हैं, राइट। फर्स्ट पैसेज, ओनली सी दी फर्स्ट पैसेज। फर्स्टली आप फर्स्ट पैसेज को रीड करोगे, ओके, उसको रीड आउट कर लिया। आफ्टर दैट ओवरऑल निकालोगे उसका कि ओवरऑल उसमें क्या बोला गया, क्या कंक्लूजन निकला गया, राइट। फिर वो उसके बाद आप हेडिंग्स में जाओगे, आप हेडिंग्स चेक करोगे, वन बाय वन सारी हेडिंग्स चेक करोगे, ओके। एंड ये नहीं कि इसमें वो चीज़ मेंशन की हुई थी और मैंने टिक कर दिया तो मेरा आंसर हो गया, नो। बेसिकली आप क्या करोगे, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओगे। एलिमिनेशन मेथड लाइक कैंसिल करोगे कि हाँ फर्स्ट हेडिंग रीड आउट की, नो ये इसमें उसकी टॉप नहीं की गई थी, इसके रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है, सो कैंसिल, इसको हम कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग पे मूव करेंगे कि हाँ ये भी ओवरऑल में ये बात नहीं की गई थी, उसको भी कैंसिल कर देंगे। सो इसका जो हमारा रूल होता है, क्या होता है कि हमने पैसेज रीड करना है, आफ्टर दैट हमने हेडिंग्स पे जाना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। हो सकता है 2 हेडिंग्स आपको मिल जाए उसके रिलेटेड, उस टॉपिक के रिलेटेड आपको 2 हेडिंग्स मिल जाए, दोनों में से कोई एक आंसर हो, सो आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, राइट। सो दिस मेथड इज़ वेरी इजी, सबसे ईजीएस्ट मेथड है। आई होप कि आपको जो मेथड है वो अच्छे से समझ आ गया है, राइट। अगर आपको मेथड अच्छे से समझ नहीं आया तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप वीडियो को रिपीट मोड पे देख लीजिए, सो यू विल गेट द पॉइंट। सो नाउ अब आपको मैं स्क्रीन पे पैसेज शो करूँगी, सो हम इसको रीड आउट करेंगे, सो देन वी विल चेक द हेडिंग्स एंड वी विल फाइंड द। सो दिस इज़ द पैसेज ए। सो नाउ अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप रीड आउट करेंगे, राइट। सो द बेनिफिट्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड वर फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड इन द 5th century BC। अब बहुत सारे बच्चों ने इस एसिड का नाम भी नहीं सुना होगा, राइट, बट इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि हमने आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, या हमारी ट्रांसलेशन जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो ये कह रहा है कि जो सैलिसिलिक एसिड है ये फर्स्ट फाइंड आउट हुआ था 5th century में, ओके, when the Greek physician Hippocrates noted how powder derived from the bark of the white willow tree was capable of। अब ये कह रहा है कि जो ट्री का बाग था वो कैपेबल था, किसके लिए कैपेबल था, रिड्यूसिंग फीवर्स एंड रिलीविंग पेन, ठीक है। मीन्स जो एक फिजिशियन है उसका नेम क्या है, हिप्पोक्रेट्स। अब उसने क्या नोट किया था कि ट्री से एक पाउडर मिलता है जो फीवर या पेन से हमें रिलीफ दिलाता है,
राइट। जिनको फीवर वगैरह होता है, अगर वो ये पाउडर वगैरह ले लेते हैं तो काफ़ी उनको ये रिलीफ मिलता है, राइट। इतना समझ आ गया ना सबको। सो नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, सर्वाइविंग एविडेंस सजेस्ट दैट अर्ली सिविलाइजेशंस अक्रॉस द मिडल ईस्ट एंड इन नॉर्थ अमेरिका ऑल्सो यूज्ड विलो बार्क फॉर दीज पर्पसेस। मतलब हमें ना बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, टाइम भी हमारा वेस्ट करना होता है, बट इनको हम रीड आउट किए बिना लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो हैं उनको क्लियर आउट नहीं कर सकते हैं, राइट। सो बट ये जो इन्फॉर्मेशन हम बहुत फास्टली रीड आउट कर सकते हैं। अब इसमें भी इन्होंने यही मेंशन किया हुआ है कि पहले की जो सिविलाइजेशन है या मिडल ईस्ट के जो लोग थे, नॉर्थ अमेरिका ये के या मिडल ईस्ट के, वो भी फीवर या पेन के लिए, उनके रिलीफ के लिए क्या करते थे, वही बाग को यूज़ करते थे, राइट। उसी बाग को वो यूज़ करते थे सेम। इट वॉज नॉट अंटिल 1826 however that the active component of willow bark was finally distilled and given a name salicin, right। मतलब थोड़ा सा इसमें अब मॉडर्न आ गया, मतलब जो प्रोग्रेस है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। पहले क्या था, वो सैलिसिलिक एसिड था, ठीक है, फिर उसमें चेंज हुआ तो उसका नेम सैलिसिन रख दिया। क्या रख दिया, सैलिसिन। किसने रखा था, जॉन एंड्रियस बचनर, इस पर्सन ने रखा था, राइट। सो a few years later the process of isolation was perfected and the Italian chemist Raffaele Peria completed the development of salicylic acid through a chemical conversion। अब पहले क्या हुआ था, हमें जो पाउडर मिला था वो विलो ट्री से मिला था, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बार्क। आफ्टर दैट उसका नेम सैलिसिन रख दिया, देन अगेन डेवलपमेंट हुई तो उसको एक केमिकल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया। अब आगे क्या कह रहे हैं, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का जब एंड हुआ तो क्या हुआ, द जर्मन कंपनी बियर वॉज सक्सेसफुली मार्केटिंग द ड्रग एज टैबलेट्स। अब वो क्या कह रहा है कि अब लास्ट में आकर क्या हुआ कि एक टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। सैलिसिलिक एसिड से सैलिसिन बना, सैलिसिन से फिर वो अब टैबलेट बन गया, ठीक है। केमिकल में कन्वर्ट हुआ, केमिकल में कन्वर्ट होने के बाद अब वो टैबलेट बन गया अंडर द एस्पिरिन ट्रेडमार्क एंड इट क्विकली बिकेम अ स्टेपल इन द मेडिसिन चेस्ट ऑफ हाउस होल्ड्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब जो स्टेपल वर्ड है वो कहाँ पे यूज़ होता है, वो खाने के लिए यूज़ होता है, जैसे आटा वगैरह होता है ना, तो उसके लिए ये यूज़ होता है, लाइक जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जिसके बिना रहा ही नहीं जा सकता। सो इन टैबलेट्स के बिना भी इंसान सोच भी नहीं सकता है, ठीक है। सो वेस्टर्न वर्ल्ड की बात हो रही है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इस चीज़ का बहुत ट्रेंड चला था, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था इसमें। मतलब अब ओवरऑल देखो, ठीक है, अब इतना समझ आ गया। अब हम इसका ओवरऑल देखेंगे। ओवरऑल क्या है कि एक सैलिसिलिक एसिड है, 5th सेंचुरी में फाइंड आउट हुआ था। किसने फाइंड आउट किया था, हिप्पोक्रेट्स ने। कौन सी फॉर्म में मिला था, विलो बार्क। देन नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ था, उसको नॉर्थ अमेरिका में यूज़ करते थे, फिर उसका न्यू नेम रखा गया था सैलिसिन, ठीक है। देन इसको केमिकल फॉर्म में बना लिया, देन मेडिसिन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सारी के सारी इसकी प्रोग्रेस हो गई, राइट। सो अब हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में जाएंगे एंड आपको स्क्रीन के ऊपर शो करेंगे। हमने ये नहीं मेंशन करना कि इसका आंसर ये है, नो, इसका आंसर ये है, सेकंड वाला देखा, नो। हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये बहुत बेस्ट मेथड है। तो आपने 1 बाय 1 चेक करना है। जैसे फर्स्ट हेडिंग चेक की, इसका आंसर ये नहीं है, सेकंड चेक की, इसका आंसर ये नहीं, तो एलिमिनेट करते जाना है। तो ऐसे क्या होगा, आप चेक करना, आपका आंसर जो है एक्यूरेटली फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। तो ऐसे आपके लिए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बहुत ईजी हो जाएंगे, राइट। सो ये है आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। फर्स्ट वन इज़ अवेलेबिलिटी टू दी पब्लिक। जो कंप्लीट पैसेज में कोई भी पब्लिक की टॉक जो है वो नहीं हुई है, राइट। सो सेकंड, यूज़ एज अ डाइजेस्टिव एड। अब डाइजेशन के बारे में भी कोई बात नहीं हुई है। थर्ड वन, रिस्क ऑफ एप्लीकेशन टू द स्किन। अब डेफिनेटली स्किन के रिलेटेड भी कोई टॉक नहीं हुई है। सो एडिबल सोर्सेज ऑफ सैलिसिलिक एसिड। एडिबल होते हैं जो खाने के लायक होते हैं, राइट।
अब इसमें भी कोई टॉक नहीं की गई। अर्ली पॉपुलैरिटी इन यूरोप, अब यूरोप की पॉपुलैरिटी की भी कोई टॉक नहीं हुई है। मीन्स एलिमिनेशन मेथड जो है बेस्ट वे है जिससे हम ये श्योर हो सकते हैं कि हमारा आंसर ये नहीं है, राइट। सो जो आंसर होगा वो अपने आप हमारे माइंड में जो हिट करेगा। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हमने श्योरिटी मिल गई हमें कि ये हमारे आंसर नहीं है। फिफ्थ, नेक्स्ट सिक्स्थ, अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्वेलोइंग एस्पिरिन, अब साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी कोई बात नहीं हुई थी। नेक्स्ट, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, अब तो डेफिनेटली एक साइड पे हम इसको रखते हैं, बट हम एक काम करते हैं, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट्स है ना, हम उनको भी एक बार रीड कर लेते हैं, राइट। सो फिर हम चेक करेंगे कि ये आंसर जो है ये एक्यूरेट हमारा है या नहीं है, ओके। बट मैं ये श्योरिटी नहीं दूंगी कि हम इसी आंसर को मानेंगे। सो सबको रीड करने के बाद ही हम समझ पाएंगे कौन सा एक्यूरेट है, राइट। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट लॉन्ग टर्म यूजेस, तो इसकी भी कोई बात नहीं हुई है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल यूजेस ऑफ सैलिसिलिक एसिड, अब इसकी भी कोई टॉक नहीं हुई है। बेनिफिट्स फॉर प्लांट लाइफ के बारे में भी कोई बात नहीं हुई है। लास्ट, अ रेमेडी फॉर सिक चिल्ड्रन, डेफिनेटली चिल्ड्रन के बारे में भी कोई बात नहीं हुई है। तो हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा, सेवन्थ, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें प्रोग्रेस की बात हुई थी, राइट। सो जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है बहुत इजी होता है, बस ट्रेनर के समझाने के वे पे मैटर करता है कि वो कैसा समझाता है। तो आपको भी ये ट्रिक फॉलो करनी चाहिए, बट हाँ मेन पॉइंट ये है कि आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे, ओके। सो अब हमने पैराग्राफ ए तो रीड कर लिया, अब हम पैराग्राफ बी रीड आउट करेंगे, राइट। सो कुछ पैराग्राफ्स बहुत लेंथी होते हैं, कुछ पैराग्राफ शॉर्ट भी होते हैं, बट हमने सबको रीड आउट करना होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट पैराग्राफ बी। ऑल्दो salicylic acid is still used most widely in over-the-counter painkiller tablets. Over the years, its applications have broadened considerably. मतलब ये कहना जा रहा है कि जो सैलिसिलिक एसिड था, इसका जो पहले यूज़ था वो एक पेन किलर की फॉर्म में था, बट आफ्टर दैट इसका जो यूज़ हुआ बहुत सारी फॉर्म्स में कंसिडरेबली, मतलब वाइडेंड हो गया बहुत ज़्यादा, राइट। इन द फील्ड ऑफ डर्माटोलॉजी, अब डर्माटोलॉजी क्या होता है, स्किन की स्टडी को हम बोलते हैं डर्माटोलॉजी। फॉर इंस्टेंस, अब एग्जांपल दे रहा है कि सैलिसिलिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ स्किन क्रीम इज़ लॉडेड फॉर इट्स फंक्शन एज अ एक्सफोलिएटर, ब्राइटनिंग एंड एनहेंसिंग द कम्प्लेक्शन। अब मतलब सारी लाइन ये कहना चाह रही है कि अगर हम इसको स्किन क्रीम की फॉर्म में यूज़ करते हैं तो ये स्किन को ब्राइट भी करता है, फेयर भी करता है, ओके। इवन इसकी कम्प्लेक्शन को इन्हेंस भी करता है। कई बार क्या होता है, हमारी जो स्किन का जो कम्प्लेक्शन है बहुत डार्क हो जाता है, तो इसको इन्हेंस करती है ये क्रीम, ओके, बहुत ही क्लियर कर देती है स्किन को। सो नेक्स्ट, बिकॉज इट सॉफ्टन्स एंड dissolves keratin, a kind of glue in the skin structure, salicylic acid is able to treat many conditions in which the skin has suffered from an excessive accumulation or clogging of skin cells. अब जो सैलिसिलिक एसिड है, क्रीम बनी हुई है वो, ठीक है, क्रीम की फॉर्म में हम इसको यूज़ करें, इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, इसको सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है इसका, क्लॉगिंग ऑफ स्किन सेल्स। कि कई बार क्या होता है, जो हमारी स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं, डेड सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही डल कर देते हैं स्किन को, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, सैलिसिलिक एसिड होती है उसकी क्रीम बनाई है, उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उससे जो है ये कम्प्लेक्शन हमारा फेयर हो जाता है, ये प्रॉब्लम्स जो हैं स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं ये ठीक हो जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, these conditions include acne, dermatitis, psoriasis and folliculitis, all of which have proved remarkably resistant to the other treatments. So अब क्या कह रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चलो हम इसको पूरा रीड कर लेते हैं पहले, ओके। एज अ फर्दर बेनिफिट, सैलिसिलिक एसिड ऑल्सो हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज एंड एज अ रिजल्ट कैन सूद ट्रबल्ड स्किन where other medicines often tend to exacerbate the problem. तो अब इस सारे पैराग्राफ में एक नॉलेज की बात करते हैं कि ये एक क्रीम की फॉर्म में यूज़ होते हैं, ठीक है। सो उससे स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं,
ठीक है। अब एक बात अपने माइंड में रखना कि रीडिंग का मीनिंग ये नहीं है कि आपको हर एक वो कैब का मीनिंग पता हो। सो हम ह्यूमन बीइंग है, मशीन थोड़ी ना है कि उसको ये सारे के सारे वर्ड्स आते हों। तो डेफिनेटली एक पैराग्राफ को रीड करने के बाद जो ओवरऑल निकलता है, जो कंक्लूज़न निकलता है, उसी से हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को मैच करते हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद ये पता चला कि पहले पेन किलर की फॉर्म में यूज़ होता था, ओके, देन क्रीम की फॉर्म में यूज़ हुआ। तो जब क्रीम को स्किन के ऊपर अप्लाई करते थे तो डिफरेंट टाइप्स की जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती थी वो ठीक हो जाती थी, किससे? सैलिसिलिक एसिड से। दैट्स ऑल, बस यही बात की गई है इस पैराग्राफ में और कुछ भी नहीं बोला गया। तो ट्रांसलेशन मैटर करती है कि हमने ओवरऑल निकालना है, देन हेडिंग्स के साथ मैच करना है, ओके। चलो हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स चेक करते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स शो हो रही है। फर्स्ट वन इज़ अवेलेबिलिटी टू दी पब्लिक, जो कोई पब्लिक की टॉक नहीं हुई है। सेकंड, यूज़ एज ए डाइजेस्टिव एड, नो रिस्क ऑफ एप्लीकेशन टू द स्किन, डेफिनेटली स्किन की बात हुई है बट इसके रिलेटेड जो रिस्क है उसकी कोई बात नहीं हुई है। एडिबल सोर्सेज ऑफ सैलिसिलिक एसिड, नो। पॉपुलैरिटी इन यूरोप, नो। अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्वेलिंग एस्पिरिन, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स की बात नहीं की गई। अब नेक्स्ट डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, वो तो हमारा हो गया था, वो हेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट लॉन्ग टर्म यूजेस, नो। एक्सटर्नल यूजेस ऑफ सैलिसिलिक एसिड, येस डेफिनेटली दिस इज़ द राइट आंसर, बट हम बाकी को भी रीड कर लेंगे। बेनिफिट्स फॉर प्लांट लाइफ, कोई प्लांट के रिलेटेड टॉक नहीं की गई। रेमेडी फॉर सिक चिल्ड्रन के बारे में कोई टॉक नहीं की गई। अब हमारा जो आंसर होगा डेफिनेटली कौन सा होगा? 9th। बट आप पूछोगे कैसे? तो बिकॉज पूरे पैराग्राफ में टॉक किसकी हुई थी? क्रीम की। क्रीम को कहाँ पे अप्लाई करते थे? स्किन पे। तो ये एक्सटर्नल यूज़ हो गया ना, एक्सटर्नल यूज़ हो गया, हम उसको खा थोड़ी ना रहे हैं, हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल यूज़ हो रहा है उसका। तो जो क्रीम है ऑब्वियसली वो क्या है? एक्सटर्नल यूज़ है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 9th। तो अब हमने देख लिया हमारा जो 7th एंड 9th आंसर जो है वो तो कट हो जाएगा क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ्स देखेंगे। अच्छा, पैराग्राफ सी रीड करने से पहले एक बात कि बहुत बच्चों को ये लगता होगा कि ये मेथड बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ये बस मैं टीच कर रही हूँ बहुत आराम से, दैट्स वाई ये टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। रीज़न ये है कि पहले मैं इंग्लिश की एक लाइन रीड कर रही हूँ, देन उसको ट्रांसलेट कर रही हूँ, सो इसलिए इसका टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ जब आप इसको रीड करेंगे, ट्रांसलेट करोगे तो हो जाएगा बहुत आराम से, क्योंकि आपने तो इसको एक बार ही रीड करना है। सो ये मेथड आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, इससे स्कोर भी बहुत अच्छा आएगा एंड श्योरिटी भी होगी आंसर की। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम पैराग्राफ सी रीड करते हैं। Although it has a reputation as a gentle chemical compared to harsher alternatives, अब कह रहे हैं कि जो बाकी केमिकल्स हैं बहुत सारे वो हार्शर हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो रेपुटेशन है वो जेंटल है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इन हाई कंसनट्रेशंस एंड इन सम circumstances salicylic acid creams can prove harmful and very occasionally even fatal, तो कई बार इसका बैड इफ़ेक्ट इतना पड़ जाता है कि डेडली भी हो सकता है, राइट? इतना ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट, हाईली कंसनट्रेटेड सैलिसिलिक एसिड पर्टिकुलरली कंसनट्रेशंस यूज्ड फॉर वाट, कोन और कैलस रिमूवल कैन कॉज केमिकल बर्न्स इफ़ अप्लाइड टू स्किन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। अब तो जो इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक जो तिल की तरह होते हैं ना हमारी स्किन पे स्पॉट्स, सो उनको रिमूव करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए इसको स्किन पे अप्लाई करेंगे तो यस, इससे क्या होगा, हमारी स्किन जो है वो बर्न भी हो सकती है, तो इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, हाइपर पिगमेंटेशन, अ ब्लोची डिस्कलरेशन ऑफ स्किन टोन। अब क्या कह रहा है कि ये कलर को भी चेंज कर सकता है स्किन के, लाइक इसमें डार्क स्पॉट्स भी क्रिएट कर सकता है, ओके। सो मे आल्सो रिजल्ट इन यूजर्स हु हैव डार्कर स्किन स्पॉट्स, दोज हु फॉलो एप्लीकेशन विद एक्सेसिव एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो जो लोग ज़्यादा धूप में रहते हैं उनको भी इफ़ेक्ट करता है, और जिनकी स्किन डार्क होती है उनको भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है।
मतलब इसमें क्या बता रहा है, रिस्क बता रहा है किसके, सैलिसिलिक एसिड को यूज़ करने के। लास्ट लाइन, मोस्ट ओवर द काउंटर फेशियल लोशंस आर लिमिटेड टू अ रिलेटिवली माइल्ड 2-3% कंसनट्रेशन फॉर दिस रीज़न। अब यही एक रीज़न है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो 2-3% ही है इसमें, बिकॉज अगर ज़्यादा क्वांटिटी डालेंगे तो क्या होगा, ये हार्म कर देगा, ये इफ़ेक्ट करेगा स्किन को। तो ये पूरा पैराग्राफ रीड करने के बाद क्या ओवरऑल निकला है कि स्टार्टिंग में बताया गया कि जेंटल है, देन इसके बाद बताया कि फैटल भी हो सकता है। ओके, तो सारी टॉक जो है किसके रिलेटेड है, स्किन के रिस्क के रिलेटेड है कि सैलिसिलिक एसिड को हम स्किन पे अप्लाई करेंगे तो इसके बहुत सारे रिस्क हैं, ये हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, सो लेट्स सी, हम अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा हमारा मैच होता है, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ अवेलेबिलिटी टू द पब्लिक, कोई बात नहीं पब्लिक की। यूज़ एज अ डाइजेस्टिव एड, नो। रिस्क ऑफ एप्लीकेशन टू द स्किन, तो डेफिनेटली इसकी टॉक हुई थी। रिस्क कौन कौन से थे, फेटल हो गया था, कंप्लेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो डेडली है। फिर भी हम इसको साइड पे रखते हैं, बाकी भी एक बार रीड करते हैं। एडिबल सोर्सेज, नो। अर्ली पॉपुलैरिटी, नो। अनवांटेड साइड इफेक्ट्स ऑफ स्वेलोइंग एस्प्रिन, बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा बट इसमें स्वेलोइंग एक वर्ड आ गया है तो इसमें खाने की कोई बात नहीं हुई है। डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, ये तो हमारा हो गया। अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट लॉन्ग टर्म यूजेस, नो। एक्सटर्नल यूजेस ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ये भी हो गया। बेनिफिट्स फॉर प्लांट लाइफ, नो। रेमेडी फॉर सिक चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की भी कोई बात नहीं हुई है। सो हम 101% श्योर है कि हमारा आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन, रिस्क ऑफ एप्लीकेशन टू द स्किन। अब हम अपना पैसेज डी रीड करते हैं। सो अब तक हमने 3 पैराग्राफ्स रीड आउट करने के बाद 3 हेडिंग्स जो हैं वो हमने कट कर दी। तो आई होप कि रीडिंग आपके लिए इंटरेस्टिंग बन रही है। सो डेफिनेटली अगर आप इसको इसी मेथड से करोगे तो आप बोर नहीं होगे। चलो बोर तो छोड़ो, आप एक्यूरेसी से आंसर फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत रेयर लोगों को समझ आती है, बट आई वांट कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है बहुत कंसंट्रेशन से इसको देखो। ठीक है, रीडिंग सीखने के बाद आप कोई भी लिस्ट ऑफ हेडिंग पिक करना, सेम मेथड अप्लाई करना जैसे मैंने सिखाया, तो डेफिनेटली 110% आपको आंसर मिल जाएगा, बट आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ डी। सैलिसिलिक एसिड ऑल्सो हैज़ अ नंबर ऑफ अदर लेस वाइडली नोन यूजेस। तो जो सैलिसिलिक एसिड है इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। ड्यू टू इट्स एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, अब वो कह रहे हैं, ये हमें ये शो करना चाह रहा है कि इसमें एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरियाज हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बिस्मथ सब सैलिसिलेट, द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अ नंबर ऑफ पॉपुलर रेमेडीज़ फॉर अपसेट स्टमक्स एंड अदर इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स। तो ये अपसेट स्टमक के लिए भी यूज़ होती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पेन किलर की फॉर्म में आ रहा है, देन क्रीम की फॉर्म में आ रहा है। अब हमने इसमें क्या पढ़ रहा है कि एक ऐसी मेडिसिन आ गई जो अपसेट स्टमक को भी ठीक कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, सम एविडेंस सजेस्ट दैट सैलिसिलिक एसिड डिस्ट्रॉयज ई कोली बैक्टीरिया एंड कंसिक्वेंटली रिड्यूसेस सिम्टम्स ऑफ डायरिया एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस इन मैनी सफरर्स। अब स्टमक से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है, लाइक डायरिया होगा, हमारी गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, एसिडिटी। तो ये पैराग्राफ रीड करने के बाद हमें पता चल गया कि इसका जो यूज़ है वो अपसेट स्टमक के लिए भी होता है, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी होता है, डायरिया को भी ठीक करता है। ये क्लियर। अब हम अगेन अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को चेक करते हैं। ओके, अब हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। रेमेडी फॉर सिक चिल्ड्रन, नो, कोई टॉक नहीं हुई है। बेनिफिट्स फॉर प्लांट लाइफ, प्लांट के बारे में भी कोई बात नहीं हुई है। 9th हमारा हो चुका है। अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट लॉन्ग टर्म यूजेस, नो। डिस्कवरी डेवलपमेंट हमारा हो गया है। अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स, नो। अर्ली पॉपुलैरिटी इन यूरोप की भी कोई बात नहीं हुई है। एडिबल सोर्सेज की भी कोई बात नहीं हुई है। रिस्क हमने कर चुके हैं। यूज़ एज अ डाइजेस्टिव एड, तो डेफिनेटली 110% हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा। फिर भी हम फर्स्ट पीरियड कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी टू द पब्लिक, कोई टॉक नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा, यूज़ एज अ डाइजेस्टिव एड। ठीक है, डाइजेस्टिव एड कौन सी चीज़ के साथ हमारा लिंक्ड है, स्टमक के साथ। तो हमने स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें पढ़ी थी।
ओके, तो इसको यूज़ किस लिए किया गया है? डाइजेस्टिव एड के लिए, अपने स्टमक की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने के लिए। तो हमारा एक्यूरेट आंसर क्या होगा? सेकंड, यूज़ एज अ डाइजेस्टिव एड। तो हमारी 4 हेडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा, एक चीज़, अब देखियो हेडिंग्स को ध्यान से रीड आउट करना है। इसमें क्या दिया हुआ है? रोमन नंबर में लिखे हुए हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में नहीं है, 1 2 3 की फॉर्म में, रोमन फॉर्म में लिखे हैं। तो हमने आंसर भी रोमन फॉर्म में लिखना है। अगर 1 2 लिखेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग माना जाएगा। ऑलराइट। अच्छा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो हैं बहुत इजी हैं, ठीक है। हमने प्रॉपर पैसेज को रीड करना है, उसका ओवरऑल फाइंड आउट करना है, देन हेडिंग्स में जाना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। बट समटाइम स्टूडेंट्स को लगता है कि इसके 2 आंसर्स मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो माय पर्सनल ओपिनियन इज़ कि आप उन दोनों को साइड पे रखो, उन दोनों आंसर्स को। कुछ आपने एक गलत मार्क कर दिया तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, तो आपके 2 मार्क्स कट हो जाएंगे। तो जहाँ भी डाउट आ गया आंसर में, इसको साइड पे रख दो, नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट कर दो। इट्स अ बेस्ट मेथड। ओके, सो आई होप आपको A B C एंड D पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको क्लियर है। सो लेट्स टॉक अबाउट पैराग्राफ नंबर E। सैलिसिलिक एसिड in the form of aspirin tablets is commonly used to reduce fever and pains and inflammation। अब क्या बोल रहा है कि लाइक हम कह सकते हैं कि जो सैलिसिलिक एसिड है वह एस्पिरिन की टैबलेट में यूज़ करते हैं। किस लिए? फीवर ठीक होते हैं, पेन वगैरह से रिलीफ मिलता है। ओके, व्हेन इंजेस्टेड, मतलब जब इसको खाया जाता है, it can cause gastrointestinal ulcers, stomach irritation or bleeding and other undesirable side effects। तो इसको खाने के बेनिफिट्स बहुत हैं। जब हम खाते हैं तो फीवर से आराम मिलता है, पेन ठीक हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, बट कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, राइट। साइड इफ़ेक्ट्स भी क्रिएट होते हैं, लाइक स्टमक में अल्सर हो गई, इरिटेशन होगी स्टमक में, ठीक है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट, an issue for many users of aspirin over the years, children seem to be particularly sensitive, with epidemiological research demonstrating a connection between aspirin use in children suffering from a viral illness and a damaging and potentially fatal condition known as Ray's syndrome. As a result, the Food and Drug Administration has recommended parents avoid the use of aspirin for all feverish children and teenagers। अब इस पूरे पैराग्राफ में एक ही चीज़ बोली गई है कि पहले तो इसके बेनिफिट्स बता दिया कि सैलिसिलिक एसिड से जो एस्पिरिन मेडिसिन बनी है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आफ्टर दैट उसकी प्रॉब्लम्स बता दी कि देन ये बोला गया है कि बच्चों को नहीं देनी चाहिए ये मेडिसिन, डेथ तक की प्रॉब्लम हो सकती है इससे, ठीक है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं, देन इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, कि यूज़ क्या हो सकता है, बच्चों को दूर रखा जाए इस मेडिसिन से। तो यही टॉक हुई है पूरी पैराग्राफ में। क्लियर? तो अब हम अपने हेडिंग्स को मैच करेंगे इसके साथ। फर्स्ट, अवेलेबिलिटी टू द पब्लिक, कोई टॉक नहीं हुई है। सेकंड थर्ड हमारा हो गया। एडिबल सोर्सेज, नो। अर्ली पॉपुलैरिटी इन यूरोप, कोई बात नहीं हुई है। अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्वेलिंग एस्पिरिन, येस, इसकी टॉक की गई थी, साइड इफ़ेक्ट्स बताए गए थे एस्पिरिन लेने के। बट चलो हम बाकी भी रीड कर लेते हैं। अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट लॉन्ग टर्म यूजेस, कोई बात नहीं। बेनिफिट्स ऑफ प्लांट लाइफ, नो। रेमेडी फॉर सिक चिल्ड्रन, नो। हाँ, अब कई स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि हाँ इसमें सिक चिल्ड्रन की बात हुई है, तो ये हमारा आंसर होगा नो। इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड है, क्या है? रेमेडी। रेमेडी मीन्स क्या होता है? सोल्यूशन। अब जो प्रॉब्लम थी कि चिल्ड्रन को दूर रखना है, उसका सोल्यूशन क्या है? अगर चिल्ड्रन को प्रॉब्लम हो गई है तो इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, तो वो चीज़ इसमें मेंशन होगी। तो हमारा जो पैराग्राफ था उसमें सोल्यूशन की कोई बात नहीं की गई थी। सो हमारा जो एक्यूरेटली हमारा जो आंसर आया है वो कौन सा है? 6th, अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्वेलोइंग एस्पिरिन। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट पैराग्राफ F, सैलिसिलिक एसिड हैज़ मैनी यूजेस फॉर ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। अब ये जो एसिड है इसके बहुत सारे यूजेस हैं। किसके लिए, किसको बेनिफिट दे रहा है? ह्यूमन को तो दे रहा है, साथ में एनिमल्स को भी दे रहा है। बट सेवरल स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा टू। अब एक बार, वेरी गुड, अब इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया है? फ्लोरा। दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, फ्लोरा एंड फ्यूना।
जो फ्यूना होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए, और जो फ्लोरा होता है वो फ्लावर्स या प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, राइट। सो टू रिलाई ऑन इट्स बेनिफिट्स, तो इवन कि जो सैलिसिलिक एसिड है इसके बेनिफिट्स जो है फ्लावर्स और प्लांट्स तक भी होते हैं। तो शायद आपको जो आंसर है आपके माइंड में हिट कर गया होगा कि कौन सा आंसर है, बट फिर भी मैं आगे रीड करवा देती हूँ। It seems to protect against fungicidal and bacterial infections by acting as a signal for pathogenic invasion. It also acts as a kind of therapeutic agent by playing a role in plant responses to abiotic or external stresses, such as in situations of drought, excessive cold or heat, and heavy metal toxicity. मतलब क्या है कि सैलिसिलिक एसिड ये बहुत सारे वायरसेस से भी बचाता है, ठीक है। ये प्लांट की लाइफ को भी बचा के रखता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आंसर पे जाते हैं। आपको पता ही है आंसर क्या है, सो हम हेडिंग्स मैच करते हैं। बेनिफिट्स फॉर प्लांट लाइफ, अब आपको पता है डायरेक्ट इसका आंसर ही है। आप बाकी सबके साथ भी मैच करके देख लेना, कोई भी मैच नहीं होगा, राइट। सो इसका आंसर भी हमने फाइंड आउट कर लिया। कौन 10th बेनिफिट्स फॉर प्लांट लाइफ। सो आई होप आप इन्जॉय कर रहे हो। आई नो सेशन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है बट वैल्यूएबल है। सो इसके बाद आपको कभी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में डाउट नहीं रहेगा। सो अभी हमारे पास सिर्फ 2 पैराग्राफ्स रह गए हैं, जी एंड एच। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम जी स्टार्ट करते हैं हम। इट्स अ नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस इन मोस्ट फ्रूट्स इंक्लूडिंग बेरीज, डेट्स, रेजिन्स, कीवी फ्रूट, ऑलिव्स एंड टोमेटोज। अब ये जो नेचुरल अक्रिंग सब्सटेंस है किस में मिलता है, फ्रूट्स में। कौन से बेरीज हो गए, कीवी हो गए, टोमेटो हो गए, एक्सेट्रा। मतलब अब हमें खाने पीने वाली चीज़ों में भी ये एसिड मिल रहा है। कौन सा, सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट, अ फ्यू वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो मशरूम्स एंड आलमंड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग सैलिसिलिक एसिड कंटेंट। अब वेजिटेबल्स में लाइक मशरूम हो गया और बादाम में भी। अब पहले हमें बताया था कि फ्रूट्स में मिलता है, अब हमें बता रहे हैं कि वेजिटेबल्स में भी ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, some herbs and spices such as turmeric and possesses so much of the substance that according to the Roth Research Institute a very spicy curry contains more salicylic acid than a dose of aspirin। अब कहते हैं जो ये डोज ऑफ एस्पिरिन होती है उसमें भी उससे भी कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो सैलिसिलिक एसिड हमारे खाने पीने वाली चीज़ों में होता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जैसे मेंशन किया होगा, राइट। तो अभी हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को मैच करते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है एडिबल सोर्सेज ऑफ सैलिसिलिक एसिड। एडिबल होता है जो खाने के लायक होती है चीज़ें, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, 4th, एडिबल सोर्सेज ऑफ सैलिसिलिक एसिड। लास्ट पैराग्राफ, सम फिजिशियंस रिकमेंड एस्पिरिन एज अ कंटिन्यूस मेडिकेशन इन लो डोसेजेस to provide a defense against heart attack, strokes and blood clot formation in some patients। अब जो फिजिशियन थे क्या कहते थे कि एस्पिरिन बहुत जगह पे यूज़ होती है, इवन हार्ट अटैक से भी बचाता है, ओके। कई बार तो ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, उससे भी बचाता है। नेक्स्ट, अर्ली रिजल्ट्स फ्रॉम स्टडीज़ शो इट मे इवन बी इफेक्टिव इन वार्डिंग ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। आप ये देखो कि इसकी वैल्यू क्या है, इतने बड़े लेवल पे इसने बोल दिया है कि कैंसर तक की प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है, ठीक है। हाउएवर, अब एक बात, आइल्स में जहाँ पे भी आपको हाउएवर वर्ड यूज़ हो गया, जहाँ पे भी आपको दिख गया हाउएवर, अब उसका मीनिंग क्या है कि अब इसके आगे जो भी स्टेटमेंट होगी वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। मतलब अब ऊपर हमने देखी थी इसके बेनिफिट, अब हाउएवर के बाद क्या होगा, अब हम इसके ऑपोजिट चलेंगे, अब इसके ऑपोजिट टॉक होगी, राइट। It is not suggested that healthy people should start taking daily aspirin as a prophylactic measure, as there are positive lifestyle changes that can be made instead। अब क्या बोल रहा है कि बहुत लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक को बचाएगी, क्लॉटिंग से बचाएगा, कैंसर से भी। तो इसको क्या करते हैं, जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो भी लेना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ हम फिट रहेंगे, हम ठीक रहेंगे, बट ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके भी, तो हमें ये नहीं लेनी चाहिए। तो इस इंस्टेड ऑफ इट हम क्या कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं, अल्कोहल को नो बोल सकते हैं, ठीक है, कि हमने अल्कोहल नहीं लेनी, स्मोकिंग नहीं करनी, एक्सरसाइज करनी है, फिट रहना है। तो इन सब से हम एस्पिरिन लेने से बच सकते हैं, एस्पिरिन के साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं, राइट।
So these adjustments to lifestyle may not be effortless, but in the long run are extremely beneficial. If symptoms of withdrawal are painful, you could take a couple of aspirin to overcome the temporary discomfort. मतलब ये लॉन्ग रन पे जाके ही बेनिफिशियल होंगे, 1-2 दिन में इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो एस्पिरिन खाने के बाद थोड़े टाइम का आराम मिल सकता है, बट अगर हम कहें कि लाइफ टाइम के लिए हमें ये प्रॉब्लम से बचाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो अब हम अपनी हेडिंग्स चेक करते हैं। अब आप देख सकते हो कि इसका आंसर कौन सा आएगा, 8 एप्रोप्रिएट एंड इनएप्रोप्रिएट लॉन्ग टर्म यूजेस। सो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो टोटल पैराग्राफ्स थे वो कितने थे, 8 थी, और जो हेडिंग्स थी वो 11 थी। जो 3 जो थी हमारी एक्स्ट्रा थी वो जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए ही उन्होंने डाली थी, ठीक है। तो सारे पैराग्राफ्स को लेंथी ज़रूर बनाया, बट आपको डीपली समझाया भी है। तो इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप इतना डीप पढ़ लेते हो आपको आंसर्स श्योरली इसके मिल जाएंगे, ठीक है। एक पैराग्राफ में 13 to 14 क्वेश्चंस होंगे आपके, वो आप इजीली कर सकते हो। तो गाइस ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी टीचिंग की, सो आई होप कि आपको अच्छे लगे हो। सो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये टीचिंग, ये एक्सपीरियंस ये कैसा लगा। ओके, सो अगर आपके आइल्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग या स्पीकिंग में कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर यू। ओके, सो थैंक यू सो मच।